नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज का हमारा टॉपिक है टेट और सी टेट परीक्षाओं से रिलेटेड। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके सामान्य ज्ञान, मनोविज्ञान और पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि सी टेट और टेट की जो परीक्षाएं अभी तक होती आ रही हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब जो सीटेट का पैटर्न है उसमें हो सकता है कुछ आंशिक रूप से बदलाव हो, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो वही रहेंगे। तो जो बदलाव होगा हमारे सामने आता है उसके हिसाब से हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम अपनी तैयारी सीटेट और टेट के लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स, अपने साथियों को भी बताएं जो लोग सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। उनके लिए ये चैनल काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। तो आज से हम लोग यहाँ पर तैयारी शुरू करने जा रहे हैं सीटेट, टेट और DSSB के लिए। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो वो कौन सी अवस्था होती है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो जीन प्याजे हैं ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट या टेट इस तरीके की परीक्षाओं में जो मनोविज्ञान विषय है उसके अंतर्गत बहुत पूछा जाता है। तो जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें। जो इनकी अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं की जो आयु है, किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार से चिंतन करता है, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो जब बच्चा तार्किक रूप से बोला गया है और चिंतन प्रारंभ करता है, तो देखिए जो आपकी शैशवावस्था होती है, यानी कि जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उस समय बालक इतना अच्छी तरीके से चिंतन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जब बात आती है चिंतन की, तो आप हमेशा याद रखिए आपका आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। जब भी आपसे बात की जाए वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन के बारे में, तब आप आंसर अपना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीकी से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से? तो इसका आंसर होगा आंसर थर्ड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यानी मन का मानचित्रण किससे, यानी कि मन किस प्रकार काम करता है, ये आपका एक ग्राफ जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये बिल्कुल गलत होगा, ये आपको भी पता है कि किसी तरीके का प्रलोभन नहीं चाहिए। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, नहीं, अत्यधिक सरल भी हो जाएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि हमें विद्यार्थियों को हर चीज़ सिखानी है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, जो हमारा अगला ऑप्शन है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा कारगर ऑप्शन है। हमें देखना होता है कि जो 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है जो हर तरीके से अच्छा बैठ रहा हो, वही हमें आंसर लगाना होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि अक्षमता के अनुरूप, यानी बालकों की जो अक्षमता है जिसमें वो सक्षम नहीं है, उनकी अक्षमता के हिसाब से अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, ना कि सिर्फ एक पद्धति किसी एक विद्यार्थी के हिसाब से अपनाई जाए। ऐसा ना करके जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है जो विद्यार्थियों में, उसके हिसाब से अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सांदिग्ध की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता। तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, यहाँ पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, जबकि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो ये हो गई आपकी शारीरिक आवश्यकता, लेकिन यहाँ पर आपसे बात की जा रही सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो तो आपके इसी से संबंधित है, लेकिन जो शरीर का है वो आपका शारीरिक आवश्यकता से संबंधित है। तो इस वजह से आपका इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास की जब बात आए, यानी जहां आप ज्ञान ग्रहण करें, और ज्ञान आप कहाँ ग्रहण करते हैं? विद्यालय जाकर। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो आपका पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसका श्रेय किसको जाता है? तो ये कहा है प्याजे, जीन प्याजे। मैंने बोला ना, आपके इस सिलेबस में जीन प्याजे का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जो जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आपके साइकोलॉजी में ही इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, और बाकी जो पेडागोजी आती है उसमें भी कहीं ना कहीं जीन प्याजे के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपको लाइक करना नहीं भूलना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको आपके हिसाब के वीडियोस हमेशा मिलेंगे, और आप जो भी बोलेंगे मैं उस हिसाब से भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति व पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, ये आपने देख लिया है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये है आपका होमवर्क। जी हाँ, इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में जाके कि इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9496369356, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो पीडीएफ नोट्स के रूप में है वो आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको फीस देनी होगी, और ये सारी चीज़ें आप हमसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है आपके नोट्स को पाने का। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये कहा है स्ट्रिंग ने। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये आपका आ जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो ये आता है निरंतरता के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑब्वियसली किशोरावस्था। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं, जीन प्याजे बिल्कुल उन्होंने बताई हैं 4 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ये अवस्था कौन सी कही जाती है? तो जहां तार्किक बात आ जाए वो हो जाएगी मूल संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि उससे उनमें सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास होता है। जब बच्चे खेलते हैं विद्यालय में तो उनमें एक सहयोग की भावना का विकास होता है, और उनका शरीर भी हष्ट-पुष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, परिवार एक साधन है किस प्रकार की शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। कैसे विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके, क्योंकि जब वो एक आदर्श रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत होगा तो बच्चे भी उसी की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों के कठिनाइयों को दूर करना।
उनको समझना कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उनको सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक किस बात की कठिनाई का अनुभव करता है? स्वतंत्र अध्ययन में उसे प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा और इन सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा इन सभी के द्वारा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी व्यवहार होना चाहिए। जो शिक्षक है वो आदर्शवादी रूप में प्रकट होना चाहिए अपने शिष्यों के सामने। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित कारण है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, तो ये बालिका शिक्षा को महत्व देने का उचित कारण माना जा सकता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, थोड़ा सा उनका बर्ताव भी बालकों से थोड़ा सौम्य होता है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए यदि देखा जाए तो बालिकाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना, लड़कियों को बढ़ावा देना, पढ़ाई कराना, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए बालिकाएं जो हैं वो समर्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे डांटेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं, उसकी उपेक्षा करेंगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। जहां पर आपकी बात आ जाती है सक्रिय सदस्य होने की, वहां पर आपका आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, गैंग में रहना पसंद करता है 12 वर्ष की उम्र में, और अपने जो संगी साथी हैं उनके साथ रहना, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? आज्ञाकारिता। उसका आज्ञा मानना उसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि जो बुनियादी स्तर होता है उसमें मातृभाषा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करती है, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, अगर उसे मातृभाषा में कोई बात सिखाई जाती है तो वो बच्चा जल्दी सीख जाता है और वो उसको सीखने में हेल्प करता है, उसे लगता है कि वो अपने एक नेचुरल इन्वायरमेंट में सीख रहा है। अगर कोई एक बंगाली बोलने वाला बच्चा है और उसको आप तमिल लैंग्वेज में अगर सिखाते हैं तो उसके लिए सीखना वही चीज़ बहुत कठिन हो जाती है। एक हिंदी बोलने वाले बच्चे को अगर आप संस्कृत या इंग्लिश में कुछ सिखाते हैं तो उसके लिए वो चीज़ सीखना कठिन हो जाता है। इसलिए मातृभाषा का उपयोग बुनियादी स्तर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी सहजता से हर चीज़ सीख सके। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आपका आंसर होगा व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, क्योंकि विद्यार्थियों का हर तरीके से विकास करना, उनका संपूर्ण विकास करना और उनको व्यवहारिक जीवन के लिए, एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उन्हें तैयार करना, ना कि सिर्फ पढ़कर डिग्रियां हासिल करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को खेलने की अवस्था नहीं कहा जाता है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था की बात आ रही है, क्योंकि बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या में ये परिवर्तन समझने लगते हैं कि आखिर द्रव्यमान क्या है और संख्या क्या है, यानी कि मास क्या है और नंबर क्या है, किस चीज़ को वजन कहा जाता है, किस चीज़ को नंबर कहा जाता है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें वो समझने लगते हैं। तो ये बात आती है उत्तर बाल्यावस्था की। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या, इन चीज़ों के अंतर को समझने लगता है।
तो ये थे आज के आपके पार्ट 1 के 30 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। इसके आगे आपके और पार्ट्स भी आएँगे जिनमें मैं ऐसे ही 30-30, 40-40 क्वेश्चंस का कलेक्शन रखूँगी। तो ये आपका पहला पार्ट था। आगे के पार्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देने की कोशिश करें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये था आपका पार्ट 1, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और आगे के पार्ट्स के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपने चैनल में, अपने वीडियोज़ में और सुधार कर सकें और आपके अनुसार ही आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकें। आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, कैसे क्वेश्चंस चाहिए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।